तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में एक बार फिर हाजिर हैं और इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में ये। लेकिन जैसा कि हम लोग बताया कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो क्लास 10th का जो कोर्स बुक चल रहा है, तो उसमें हम लोग देखें कि एनसीईआरटी में क्लास 10th में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में क्या बताया गया है, उसी में हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या है और इसका लाने के पीछे कारण क्या था। ठीक है ना। सतत विकास क्या अभी आया? क्या 1992 में ही सतत विकास आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया? ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग का जो प्राचीन काल से अर्लीस्ट टाइम से चलते आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 10th का। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है? ठीक है, उसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल ये क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ने से पहले और ये 1992 का अर्थ समिट पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि 1970, ठीक है ना, तो 1970 का जो पीरियड था वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक चेंजिंग पीरियड कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, और किसमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से हम लोग इसको एक चेंज के रूप में कर सकते हैं। अब चेंज के रूप में कैसे कर सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि कुछ जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो थे वो 1917 देखिए 1970 में कुछ रिसर्च कर रहे थे वो लोग। ठीक है ना, तो रिसर्च कर रहे थे तो आप लोग को पता होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर ये जो अर्थ है वो इस तरीके से अपना, ठीक है, तो नीचे वाले को हम लोग जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है ना, समताप मंडल है। ठीक है, तो हम लोग समताप मंडल टू द पॉइंट आते हैं कि समताप मंडल जो है ना वो करता है कि ऊपर से जो जितने भी पारावैगनिक किरणें जब आती है ना उसको यहाँ पे रोकने का काम करता है। और रोकने के काम करता है यहाँ पे क्या है, एक ओजोन लेयर है। ठीक है, यानी कि समताप मंडल पे एक ओजोन लेयर है और जो नेचुरल ओजोन लेयर जो होता है ना वो परावैगनिक किरणों को धरती तक आने से रोकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट से जो सूर्य का प्रकाश है वहां से एक्स रे, गामा रे और आपका अल्फा बीटा गामा एक्सरे बहुत सारे मतलब यहाँ से किरणें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो कि बहुत ही पारावैगनिक किरणें आती है। ये सब जो ह्यूमन के लिए या अर्थ पे जितना भी आपका जीव जंतु है उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखेंगे आप ओजोन लेयर, पारावैगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ना वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ पे ओजोन लेयर था। तो जब ये लोग अपना जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या साइंटिस्ट आप कर सकते हैं वो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। ठीक है ना, तो जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उस समय क्या उन लोगों ने देखा कि ठीक है, तो 1970 का ईयर आप लोग याद रखेंगे। तो क्या उन लोगों ने क्या देखा, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, अब ये साउथ पोल है। ठीक है, तो मान के चलिए 3D मॉडल में है। जब आप देखेंगे अर्थ के बारे में, अब ये क्या है, ये इसका आपका इस तरीके से जो सूर्य का परिक्रमा कर रही ये पृथ्वी करती रहती है। तो क्या होता है कि देखिए यहां भी क्या है, इसका आसमान इसको बोल सकते हैं, स्काई बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, तो साउथ पोल की तरफ जो यहां जो है वो आप लोगों को पता होगा अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका है। ठीक है ना, तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका पूरी तरीके से बर्फ से आच्छादित है, यानी फुल ऑफ आइस है, सिर्फ वहां पे बर्फ ही बर्फ है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि
यहाँ का जो ऊपर का स्ट्रेटोस्फेयर में ना, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ओजोन में एक बड़ा सा होल दिख जाता है हम लोग को, ठीक है। यानी कि साउथ में अंटार्कटिका के ऊपर एक क्या होता है कि मान के चलिए ये ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में उन लोग को इतना बड़ा छिद्र दिख जाता है। और जब छिद्र दिखता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कह रहे भाई ये छिद्र आखिर है क्या, ठीक है ना। तो ये छिद्र आखिर है क्या, तो इसका पता जब उन्होंने लगाया तो पता चला कि अरे यहाँ तो जो ओजोन लेयर है वो ही डिप्लीट कर रहा है, वही खत्म हो रहा है। खत्म होने के पीछे कारण क्या है कि यहां से जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें और अल्ट्रावायलेट जो किरणें जो आ रही थी वो उसको हार्म कर रही थी। अब ये हार्म कैसे करती है ये एक दूसरा विषय है, ठीक है ना। या अमोनिया जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन फिर कैसे रिएक्ट करके ये लगातार मल्टीप्लाई करके किस तरीके से ओजोन को डिप्लीट करता है, वो जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे, जब किसी और टॉपिक कवर करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ बस इतना जानने की जरूरत है कि यहाँ पे ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर वो डिप्लीट कर रहा था, और यहां से ये अर्थ पे बहुत बड़ा एक हानिकारक आप कह सकते हैं कि एक मेजर ट्रेजेडी के रूप में देखा जा सकता है। अब देखा गया, ठीक है ना। जब ये वर्ल्ड का जो पटल पे आया, जो यूनाइटेड नेशन के पास आया ये मामला, ठीक है, जब यूनाइटेड नेशन के पास मामला आया तो पूरे विश्व में एक मतलब जो हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं ना तहलका मच जाना, वो तहलका मच गया, ठीक है ना। तो 1970 का यही घटना 1970 का यही घटना कहता है कि वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट पावर थे, बड़े बड़े जो देश थे ना, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, क्योंकि जब आप देखेंगे कि उसी समय कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है ना, उसी समय कोल्ड वार चल रहा था, जो हम लोग हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है वहां पढ़ेंगे। तो ये कोल्ड वार जब चल रहा था तो रसिया एक तरफ, रसिया अब एक तरफ अमेरिका, दोनों राइवलरी थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन ये जो ओजोन डिप्लेशन था ना वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, बहुत बड़ा मेजर इशू बन गया था। इसीलिए क्या होता है कि 1972 में आप देखेंगे कि स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है ना, स्वीडन के स्टॉकहोम में आपका यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट के नाम से स्टॉकहोम में एक मतलब मीटिंग होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में जानते हैं। अब इस समय विश्व में पहली बार पर्यावरण को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर जो विश्व के जितने भी देश थे ना, उन लोगों में एक आप कह सकते हैं सक्रियता देखने को मिला, पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, और लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट जगकर सामने आता है कि नहीं, बात सही है कि आने वाले समय में वर्ल्ड अपनी तरक्की तो देखते रहेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। जैसे इंडिया का डेवलपमेंट है, अमेरिका का है, रसिया का रसिया, चाइना, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है, जो ये एटमॉस्फेयर है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से अगर कोई हानिकारक गैस छूटने के बाद वो सिर्फ इंडिया को ही प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखें कि कोरोना कहां से, चाइना से स्टार्ट होता है और पूरा वर्ल्ड को किस तरीके से चपेट में लेता है, ठीक ना। तो पहली बार स्टॉकहोम में ये मतलब चिंता जताया जाता है कि किस तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आप लोग पढ़े होंगे कि जब 8 क्लास का जब 3 लेक्चर सीरीज में जब अपलोडेड है वीडियो, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे देखे थे कि कैसे, या 9th क्लास के इंडस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि किस तरीका से वर्ल्ड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो उस तरीका से स्टॉकहोम यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है ना, वो आपका मतलब कि विश्व के पटल पे 1972 में आता है, ठीक है, जिसका रूप कहां दिया जाता है आपका 1992 में,
तो हम लोग यहां तक देख लिए कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो गोल होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि आपके पास कोई सामान है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास चाहे मान लेते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारा वन है यानी कि फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो एक क्या चीज होता है कि बस एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल जो है ना वो बहुत ही आप लोगों को फ्रूटफुल होगा, आप लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए, वन है कि यहाँ पे वन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वन है। तो जब ये वन है तो पहला एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम इसे काट अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन सारे वनों को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। यानी कि इस सबको कट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सबको पहला है कि इस सबको कट कर दे, और दूसरा क्या है कि हम लोग इसे कट करें और फिर से यहीं पे फिर से पेड़ लगा दें, ठीक है, फिर से पेड़ लगा दें। तो देखिए, जब आप इस पेड़ को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, सतत विकास नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप यहां पे दूसरा पेड़ लगा दें, फिर से वही पेड़ वैसे ही बन जाए, तो ये आपका सतत विकास कहलाएगा। सतत विकास मतलब वैसा विकास जो अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, ठीक है, जो अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ न कुछ दे कर जाए, वही आपका सतत विकास हुआ। यानी सतत विकास का वैसा रूप जो लगातार चलता रहे, रुके नहीं, ठीक है। पता चला कि कहीं पे कोल का खदान मिल गया, अब कोल वहां से पूरा का पूरा निकाल लिए, और जब पूरा निकाल लेंगे तो फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या इंडस्ट्री में जो भी कोयला मिलेगा वो कोयला की जरूरत होगा क्या? कोयला का जरूरत पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो इस वर्ल्ड में जो रिसोर्स है, संसाधन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरीका से एक्सप्लॉइटेशन लगातार हो रहा है उस तरीका से आने वाले पीढ़ियों के लिए तो कुछ रुकेगा ही नहीं ना, कुछ बचेगा ही नहीं। और जो बचेगा नहीं तो आने वाली पीढ़ियां विकास कैसे करेंगी? ये दुनिया पूरा खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी दुनिया को बचाने के लिए, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहे, रुके नहीं, तो उसी के लिए सतत विकास का अवधारणा लाया गया। यानी वैसा विकास जो कभी भी रुके नहीं, लगातार चला जाए, ठीक है। और कैसे चला जाएगा? क्योंकि आज जो भी जरूरत, हम लोग का जो भी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करते हैं, और जरूरतों को पूरा करते करते अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखते हैं। जैसे आपके दादाजी आपके लिए जमीन रखे, जमीन खरीदे, ठीक है, और उस जमीन को वो यूज करके अपना भरण पोषण किए, अब वो चल बसे। अब आपके पिताजी क्या करते हैं कि उसी जमीन में फिर से उसी में जितना कुछ भी वर्क होता है वो करके, एग्रीकल्चर करके, खेती गृहस्थी करके आपको पाले, ठीक है। अब आपका क्या दायित्व बनता है कि आप भी उसको उसी में अपना जीवन चलाते चलाते आने वाले अपने बेटों के लिए रखें, और बेटों का दायित्व बनता है कि आने वाले अपने बेटों के लिए रखें। तो देख रहे हैं, यानी विकास भी हो रहा है और रिसोर्स का दोहन भी नहीं हो रहा है। तो इसी दोहन को बचाने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अवधारणा दिया गया, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हम लोग ये समझ गए, ठीक है। अब आते हैं कि रियो डी जेनेरियो, ये वर्ड क्या है भाई, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरियो ना आपका, रियो डी जेनेरियो तो ये रियो डी जेनेरियो जो है ना वो ब्राजील, आप लोग नाम सुने होंगे ब्राजील, ठीक है।
तो ब्राजील जो है ना वो आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, यानी कि जो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है कि जब देखता है, जब पूरा विश्व स्टॉकहोम का सीख लेता है, तो उन लोग एक एजेंडा तय करते हैं कि हम लोग 20 साल के बाद फिर से मिलेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप देखेंगे कि 1980 का जो एरा था ना, वो आपका खाड़ी संकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खाड़ी संकट क्या था कि तेल का, जब हम लोग जो पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, यूरोप में बहुत ज्यादा हड़ताल चल रहा था, लगातार एक्सप्लॉयटेशन की वजह से और महंगाई की वजह से वर्ल्ड जो था ना एक बार फिर से चिंता की स्थिति में आ गया था, ठीक है ना। और जब जब चिंता की स्थिति आया है, वर्ल्ड पूरा सारे अपना शिकायतों को छोड़ के अपना एक पटल पे आ जाता है। और जब एक पटल पे आया तो क्या हुआ कि रियो डी जेनेरियो में एक सभा बुलाया गया, उसमें जितने भी कंट्री थे ना, सबके हेड को वहां पे आमंत्रित किया गया कि सबको यहाँ पे आइए, रियो डी जेनेरियो में आइए आप लोग। और सारे वर्ल्ड के जितना भी हेड्स थे वो सब यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ब्राजील पहुंचते हैं, ठीक है ना। और ब्राजील पहुंचते हैं, उसका नाम दिया जाता है अर्थ समिट 1992, यानी इसको नाम दिया जाता है क्या, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो दिया जाता है रियो डी जेनेरियो का, ये समिट होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए रियो डी जेनेरियो क्या है, तो ब्राजील का एक शहर है, वहां पे सारे हेड्स आते हैं, किस पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे अपना काम करने के लिए। वहां पे जब वो लोग आते हैं तो आप देखेंगे कि क्या बात होगा भाई, आखिर बात क्या होगा रियो डी जेनेरियो में, आखिर ऐसा क्या था कि बात होगा। तो जब चेंज देखते हैं ना, तो उसी समय आता कि अरे सतत विकास का अवधारणा पहली बार यहाँ पे आता है वर्ल्ड के पटल पे, कि देखिए लगातार एक्सप्लॉयटेशन होते जा रहा है, तो बचेगा आखिर क्या, ठीक है ना। तो उसी को बचाने के लिए कहा जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। देखिए यहां पे क्या है, ग्लोबल लेवल, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास, क्या, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास। अब ये वैश्विक स्तर पे सामाजिक आर्थिक विकास का बात किया गया, क्या, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास तो हो ही, साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, ठीक है ना। अभी सामाजिक विकास कब होगा, जब इकोनॉमी को समाज के लिए, सामाजिक स्तर पे समाज को देखते हुए हम लोग अगर इसको विकास करें, ठीक है ना। तो वही हो गया आपका सोशियो इकोनॉमिक, यानी समाज और इकोनॉमी को एक साथ जोड़ के देखा जाने लगा कि लगातार हम एक्सप्लॉइट करते चले जाएंगे तो समाज में बचेगा क्या, समाज के लोग जाएंगे कहां, आने वाली पीढ़ियां जाएंगी कहां, ठीक है ना। तो उसी को बोला गया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी विकास का वैसा रूप, विकास का वैसा स्वरूप जो आपका इकोनॉमी को तो इंपावर करे ही, इकोनॉमी आपका बढ़ता जाए, लेकिन उसका इंपैक्ट मतलब कि समाज पे क्या हो रहा है ना, उसको देखना है। ऐसा नहीं कि यहां पे आप परमाणु बम गिरा दें तो क्या उससे समाज नष्ट नहीं होगा, ठीक है। आज मान के चलिए कि अमेरिका बहुत सुपर पावर है, और अमेरिका सुपर पावर होने की वजह से आज, उस समय बताइए कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम डाल दिया गया, और जब परमाणु बम डाल दिया गया तो बताइए कि उस समय कितना जापान का कितना तबाही हुआ, ठीक है ना। यानी वहां का इकोनॉमी, जो जापान का इकोनॉमी तो ध्वस्त हुई ही, तो वहां का सामाजिक संरचना ही चेंज हो गया, जो आज भी वहां पे अंधे लंगड़े लोग पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक मतलब विकास का वैसा रूप जो आपका इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्तर पे हो ही, साथ साथ सामाजिक स्तर पे भी हो, ठीक है। और आपका जो था इकोनॉमिक प्लस, ठीक है, सोसाइटी, इन दोनों को जोड़ के दिखा गया कि नहीं, एक दूसरे से, मान के चलिए इधर आपका इकोनॉमी हो गया, अब इधर आपका सोसाइटी हो गया, तो ये इकोनॉमी सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, अब यही सोसाइटी आपका इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है।
इसीलिए बोला गया कि जो सोशियो इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, उन दोनों को बाइफरकेट करके नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, और साथ साथ लेके चलेंगे, और वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अचीव करने में मेहनत कर, मतलब कि भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जब होता है तो उसमें क्या बोला जाता है, देखिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल यानी पूरा, देखिए क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, यानी पूरा विश्व के लिए क्लाइमेट है, ठीक है। और पूरा विश्व, ओजोन, अगर ओजोन अंटार्कटिका पे खत्म होता है तो क्या अंटार्कटिका भारत में है, अमेरिका में है, चाइना में है, रशिया में है, नहीं है। अंटार्कटिका आपका ग्लोबल जो ये डिफ्लेशन हो रहा था वो अंटार्कटिका पे हो रहा था, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरा विश्व पे पड़ता। इसीलिए बोला गया कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसका इंपैक्ट किस पे, जैव विविधता पे, ठीक है, जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी पे पड़ेगा। तो इसी बायोडायवर्सिटी पे वो इंपैक्ट को बचाने के लिए ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझे कि तो उसका नाम क्या किया गया कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र लाया जाता है, यानी डिक्लेरेशन लाया जाता है, घोषणा पत्र लाया जाता है, और उसमें यह बोला जाता है कि आखिर कैसे कैसे इसको चलाया जा सकता है, कैसे कैसे इसको। तो देखिए उसमें क्या होता है, तो वही एडॉप्ट किया जाता है, क्या, एजेंडा 2021 यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज जो था, तो एजेंडा 21 लाया गया। एजेंडा 21 यानी कि 21वीं सेंचुरी में आपका सोशियो इकोनॉमी, ठीक है, कि 21st सेंचुरी में आपका ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे चलेगा, इसी को बताने के लिए आपका एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि 21st सेंचुरी का एजेंडा क्या होना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या एजेंडा 21 में क्या क्या अपनाया गया, क्या कि पूरा विश्व के जो ये देश हैं वो किन किन पे काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। तो उसी के लिए लाया गया क्या कि कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, यानी कि पर्यावरण खतरा से निपटना। आखिर जो एनवायरमेंटल, पर्यावरण जो क्षति हो रहा है, पर्यावरण क्षति हो रहा है, उसको कैसे कैसे हम लोग कॉम्बैट, यानी उससे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हुआ आपका कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन का लेयर जो आपका लगातार मतलब घट रहा है, वो लगातार क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे, उससे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो उससे कैसे निपटेंगे, तो देखेंगे कि आपका CFL बॉल, आपका HCF जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CSF होता है, उस सबको बंद कर दिया जाता है। तो आगे हम उसको पढ़ेंगे कि कॉम्बैट और एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। अब हम लोग गरीबी से कैसे निपटेंगे, ठीक है। आखिर ग्लोबल लेवल पे गरीबी जो लगातार, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, उस गरीबी से कैसे निपटेंगे हम लोग, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो गरीबी खत्म करने के लिए क्या लगातार मतलब ऐसा काम करेंगे, जलवायु परिवर्तन होने से बचाएंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा उन लोगों का रोजगार मिलने से अर्निंग होगा, अर्निंग होने से उन लोगों का गरीबी खत्म होगा। तो गरीबी पे कैसे काम किया जाए, इस पे भी चर्चा किया गया, ठीक है। अगला क्या है कि डिजीज इंटरेस्ट, यानी बीमारी से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो लगातार आप देखेंगे कि तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। जैसे चिकन पॉक्स आया था, देखेंगे चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स हो गया आपका। ध्यान रखें कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यानी 1990 में आपका आया था स्पेनिश फ्लू, ठीक है, क्या आया था स्पेनिश फ्लू, और उससे लाखों लोग मरे थे लगातार।
उसके बाद देखेंगे आप कितना वर्ल्ड में कितना सारा महामारियां आई, महामारियां लगातार आते गए, लोग मरते गए। तो उस रोग से बचाने के लिए क्या काम किया जाएगा, उसका जीता जागा नमूना अभी आप कोरोना को देख सकते हैं कि कोरोना पूरा ग्लोबल पूरा वर्ल्ड को किस तरीके से तहस नहस करके छोड़ दिया। ठीक है, इकोनॉमी को धराशायी कर दिया, सोशल स्ट्रक्चर को धराशायी कर दिया। बड़े बड़े जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी उनका जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आखिर बीमारी से कैसे बचा जाएगा, इस पे काम किया गया। ठीक है, म्यूचुअल नीड मतलब क्या है, देखिए सहयोग की जरूरत, यानी म्यूचुअल नीड्स क्या था, लोगों की जरूरत क्या थी, म्यूचुअल, अमेरिका का, इंडिया का, चाइना का, ब्राजील का, हर एक चीज का, हर देश का अलग अलग नीड होता है। अमेरिका का नीड है कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड पे वो वर्चस्व बनाए रखे। आपका चाइना का नीड है, चाइना बोलता है कि हम क्या अमेरिका को पीछे करें। इंडिया का क्या है कि हमें एक सुपर पावर बने। तो अपनी अपनी जरूरतें होती हैं सब कोई, किसी को विकास का पड़ा है तो किसी का कुछ भी पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी कि क्या, म्यूचुअल नीड्स, यानी सबको नीड है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक क्लाइमेट चेंज आपका आता है, क्लाइमेट आता है, ठीक है, तो क्लाइमेट आता है। और दूसरा देखेंगे आप आज का जो देखेंगे टेररिज्म, ठीक है, जो टेररिज्म का जो भावना है, ये सब जो म्यूचुअल नीड्स हो गया। म्यूचुअल नीड्स यानी कि ऐसा नीड जो सबके लिए बराबर हो, पूरा वर्ल्ड के लिए बराबर हो। जैसे ऊर्जा संकट पूरा वर्ल्ड के लिए बराबर है, ठीक है, एनर्जी की नीड पूरा वर्ल्ड को है, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे आप शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी म्यूचुअल नीड्स है, इसको पूरा करने के लिए शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अमेरिका है, चाइना है, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि वहां पे अमेरिका और चाइना आजकल मतलब सुपर पावर है, ठीक है ना। तो अमेरिका और आपका चाइना दोनों विकास किए जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसका भुगतना पूरा विश्व को पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, यानी कि आपका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अमेरिका और चाइना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो लोग कटौती ज्यादा करें, इंडिया कम करता है तो कम करेगा। अगर कटौती नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए कार्बन डेटिंग किया जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट का उदाहरण आता है, ठीक है ना। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एक आता है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वहां पे क्लॉज जोड़ा जाता है, लोकल एजेंडा 2021। लोकल यानी कि आप सिंपल सा समझे कि ग्राम पंचायत की अवधारणा यहां पे देखिए बहुत स्ट्रांग होता है, यानी आप लोकल स्तर पे ही आपका क्लाइमेट चेंज से आप काम कीजिए, क्लाइमेट चेंज पे निपटने के लिए काम कीजिए। ग्लोबल लेवल पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब तक नहीं होगा तब तक आप हायर लेवल पे नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, लेकिन क्या उसका तृणमूल स्तर यानी ग्राउंड स्तर पे क्या हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। जो कि आप राजीव गांधी का नाम सुने होंगे, जो फॉर्मर हमारे जो मतलब कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये बोला था कि 100 रुपया जब केंद्र सरकार से पैसा जनता के लिए चलता है तो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। समझिए कि 85 पैसा कहां जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आते आते 85 पैसा खत्म, 15 पैसा जाता है आपका जनता तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जिम्मेवार होती है, ठीक है ना। खैर आज का तो बात ही है, डिजिटल इंडिया बहुत सारा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि लोकल स्तर पे आपका जो ये एजेंडा 2021 लाया गया था ना, उसको लोकल स्तर पे आप लागू करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है और कैसे है, ठीक है। बाकी का आपका देखेंगे कि संसाधनों का नियोजन और यानी कि रिसोर्स प्लानिंग हम लोग अगला वीडियो में करते हैं। पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करें अच्छा से, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास में बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है,
लेकिन आप लोगों को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवधारणा, रियो डी जेनेरियो समिट क्या था, ये सब आपका इसमें अच्छा तरीके से पूरा किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें, अच्छा से समझें। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का आगे हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।